एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। यहाँ पर हमने स्टार्ट की है 103 कोड यानी कि पेपर 103 BLIS के कोर्स, जो कि सीएसएस यूनिवर्सिटी का एक लाइब्रेरी कोर्स है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 103 में हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहली वीडियोस में देख सकते हैं। और आज हम 103 कोड की सेकंड यूनिट नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन 2, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। और चलिए टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पर्पस, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इंक्लूडिंग OPAC, स्टैंडर्ड्स कोड्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, normative principles of library cataloging, centralized and corporative catalog, simplified and selective cataloging, union catalog, CCF यानी कि common communication format, और MARC machine readable catalog, और सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड थिसॉरस। तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। कैटलॉग, सबसे पहले कैटलॉग जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सूची। इंट्रो के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सूची शब्द के लिए अंग्रेजी में कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रम या तर्क। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सूची का अर्थ उस वस्तु से है जिसमें पाठ्य सामग्री के विवरण सुनियोजित योजना या क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। सूची ग्रंथालय से तात्पर्य किसी ग्रंथालय में उल्लेखित प्रलेख हो या पाठ्य सामग्री की सूची से। इस परिभाषा में निम्नांकित 3 पक्ष होते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो वो कौन से 3 पक्ष होते हैं? पहला पक्ष है सूची लिस्ट। सूची वह व्यवस्थापन है जो किसी सुनियोजित योजना के अनुरूप किया गया है। सेकंड पक्ष है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। यह लिखित, मुद्रित और चित्रित सामग्री है, जैसे कि पुस्तक, माइक्रोफिल्म, पत्र पत्रिकाएं, रिकॉर्ड। और तीसरा होता है किसी एक ग्रंथालय या कुछ सम्मिलित ग्रंथालयों का संग्रह। ओके, ग्रंथालय सूची, यह ग्रंथालय में संग्रहित प्रलेखों की सूची होती है, जिसे हम लाइब्रेरी कैटलॉगिंग भी कहते हैं। लाइब्रेरी मतलब ग्रंथालय और कैटलॉगिंग मतलब सूची। तो यह लाइब्रेरी में संग्रहित प्रलेखों यानी कि डॉक्यूमेंट्स की एक कैटलॉगिंग होती है, एक सूची होती है। यदि कोई ग्रंथालय सूची किसी देश या अपने राज्य में उपलब्ध ग्रंथालयों के प्रलेखों की सूची प्रदान करे तो वह संयुक्त सूची पद्धति है। ओके, डेफिनेशंस। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सूची को एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। उपकरण जितना सक्षम होगा उतना ही उसका क्षेत्र विस्तृत होगा। पुस्तकालय सूची पुस्तिका की एक तालिका है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुव्यवस्थित होती है। बिब्लियोग्राफी और ग्रंथालय सूची में यह भेद है कि यह विभिन्न पुस्तकों के संग्रह की सूची होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटलॉगिंग, सूचीकरण के उद्देश्य। पुस्तकालय सूची का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को पाठ्य सामग्री के विषय में उचित दिशा निर्देश प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक पाठक को उसकी अभिष्ट पाठ्य सामग्री के संदर्भ में सही निर्देशन प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक पाठक को उसकी अभिष्ट पाठ्य सामग्री सफलतापूर्वक मिल सके। ग्रंथालय सूची के उद्देश्य निम्न हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या पर्पज़ है ग्रंथालय सूची यानी कि लाइब्रेरी में जो कैटलॉगिंग हम कर रहे हैं उसकी क्या क्या उद्देश्य है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ में हम लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी कि लाइब्रेरी ग्रंथालय की सूची तैयार कर रहे हैं। तो देखिए किस लिए कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को अभिष्ट पुस्तक प्रदान करने में हेल्प करती है, सॉरी यहाँ पर लिखना रह गया है, तो करने में मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है, यह प्रदर्शित करना कि ग्रंथालय में एक विशिष्ट लेखक द्वारा रचित एक विशिष्ट विषय से संबंधित तथा एक विशिष्ट प्रकार की साहित्य पर रचित ग्रंथ उपलब्ध है। पुस्तक चयन करने में सहायता करना जहाँ तक पुस्तक के संस्करण और लक्ष्य साहित्यिक एवं सामाजिक हों। उपयुक्त उद्देश्य किसी व्यक्ति को अभिष्ट पुस्तक प्रदान करने में समर्थवान बनाना। यह मान्यता है कि ग्रंथालय सूची विशिष्ट प्रलेखों के लिए कोच तालिका का कार्य है,
यानी कि एक कोच की तरह कार्य करती है, यानी कि हमें एक गाइड करने का काम करती है कि हमारी जो डिमांड है बुक की, वो बुक कहाँ पर मिलेगी और किस सूची में हमारी बुक दी गई है। ठीक है, तो उस सूची को पढ़कर ही हम अपनी बुक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ग्रंथालय सूची के निर्माण के मुख्य नियम। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सूची का निर्माण करते समय निम्न बातें दृष्टिगत रखी जाती हैं। पहली, प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। ठीक है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो, पाठक को समय को नष्ट करने से बचाया जा सके और कर्मचारी का समय नष्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है, यानी कि जो ग्रंथालय में आप जानते हैं, इससे पहली वीडियोज़ में भी हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि ग्रंथालय के लिए रंगनाथन जी ने कुछ सूत्र दिए हैं। ये वही सूत्र हैं जो कैटलॉगिंग में भी हेल्प करते हैं। मतलब हम कैटलॉगिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि पाठक को मतलब उसका ग्रंथ मिल सके ईजिली, और एक बुक को भी, यानी कि जो हम बुक्स डालेंगे कैटलॉगिंग में, तो हो सकता है बुक को देखने के बाद इंटरेस्ट जागृत हो जाए एक उपभोक्ता के मन में कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए। तो एक तरीके से एक बुक को उसका पाठक मिल जाएगा और उनके समय भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कैटलॉगिंग में ये ही दिखाया जाता है कि आपको आपकी जो डिमांड है बुक की, जिस बुक को आपने चूज़ किया है वो कहाँ पर है, और समय नष्ट नहीं होता है। और इसी के साथ कर्मचारियों का भी समय नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो भी कैटलॉगिंग में देखकर उन डिमांड के अनुसार उनकी बुक को लाकर दे सकते हैं। ठीक है, ग्रंथालय सूची से प्राप्त जानकारियाँ। क्या ग्रंथालय में कोई विशिष्ट पुस्तक उपलब्ध है? किसी ग्रंथ के लेखक और आख्या, या आख्या को बोलते टाइटल का उल्लेख। किसी विशिष्ट ग्रंथ के कौन से संस्करण ग्रंथालय में हैं? पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को विषय के अनुसार परंतु सारगर्भित जानकारी देना। किसी विशिष्ट लेखक की पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशित ग्रंथों और पत्रिकाओं की जानकारी देना। सूचीकरण की आवश्यकता। ग्रंथालय द्वारा अपना कार्य सुचारू ढंग से करने के लिए, कार्य पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए, पाठकों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए, पाठकों तक विषय सामग्री पहुंचाकर पाठकों और कर्मचारियों के समय की बचत करने के लिए, पाठ्य सामग्री का निधानियों में उचित व्यवस्थापन के लिए। निधानियाँ बोलते हैं अलमारीज को। ओके, अलमारी जो होती है लाइब्रेरीज में, उनको निधानियाँ बोलते हैं हिंदी में। ओके, टॉपिक 2 पे अब हम आ गए हैं। पर्पस, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इंक्लूडिंग OPAC। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 5वें सूत्र, जो कि है ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है, उसके अनुसार ग्रंथालय वृद्धि की ओर अग्रसर होने वाली एक संस्था है। अर्थात ग्रंथालय में लगातार पाठ्य सामग्री की वृद्धि होती रहती है, जिसका सीधा प्रभाव ग्रंथ सूची पर पड़ता है। अतः कौन सा भौतिक स्वरूप ग्रंथालय के लिए उपयोगी होगा, यह ग्रंथालय अध्यक्ष का कार्य होता है। ग्रंथ सूची के भौतिक स्वरूप हो सकते हैं जैसे रजिस्टर या पुस्तक सूची, सेफ सूची या पत्र सूची। यहाँ पर फिजिकल फॉर्म से वो फॉर्म्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बुक्स हो गई, रजिस्टर्स हो गए, सेफ सूची हो गई, ये एक पुलिंदा होता है कागज़ों का, और पत्र हो गए। तो ठीक है, ये हो गए फिजिकल फॉर्म किसकी, कैटलॉगिंग की। ओके, तो पहले देखते हैं रजिस्टर और पुस्तक सूची। परंपरागत रूप से सूची का यह बाहरी रूप प्रचलित है, जिसमें ग्रंथालय में आने वाली पुस्तकों को एक रजिस्टर में किसी विशेष नियम के साथ लिखते चले जाते हैं। अनेक ग्रंथालय अपनी इन सूचियों को मुद्रित करा लेते हैं, जिन्हें मुख्य सूची कहते हैं, तथा भविष्य में आने वाली पुस्तकों की सूचियाँ पूरक के रूप में प्रकाशित करते हैं। जो ग्रंथालय अपनी सूची को मुद्रित कराना चाहते हैं, वे ही अधिकतर इसका अनुसरण करते हैं। इस मुद्रित सूची को बेचा भी जा सकता है। पहले UK और USA के बहुत सारे ग्रंथालय इसी प्रकार की सूची को प्रयोग में लाते हैं, एवं इस प्रकार की सूची USA में हार्वर्ड सूची के नाम से 1723 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक सूची के गुण, ये मिसप्रिंट है। पुस्तक सूची के गुण देखने में सुविधाजनक, पाठक इसके पुस्तकीय आकार एवं स्वरूप से परिचित होते हैं, अतः इसे आसानी से देख सकते हैं। समय की बचत, इस सूची में एक ही दृष्टि में अनेक पुस्तकों की सभी प्रविष्टियां एक ही पृष्ठ पर मिलने से पाठकों के समय की बचत हो जाती है।
लाने ले जाने में सुलभ, पुस्तकों के आकार के होने की वजह से, मतलब उसका आकार छोटा होने की वजह से, कम आकार के होने की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। प्रकाशित, इस प्रकार की सूची को बहुत से ग्रंथालय छपवा लेते हैं, इसलिए पाठक इसे खरीद लेते हैं तथा ग्रंथालय में आए बिना ही पाठकों को ग्रंथालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की जानकारी मिल जाती है। कम स्थान, यह अन्य सूचियों की अपेक्षा आकार में कम होती है, अतः कम स्थान घेरती है। पुस्तक चयन में अत्यधिक सहायक, छपी हुई सूचियाँ छोटे ग्रंथालय में पुस्तक चयन में सहायक होती हैं। संदर्भ सूची उपकरण, विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए यह सूची संदर्भ सूची की तरह कार्य करती है। बिना तकनीकी शिक्षा, क्योंकि इसकी बनावट तथा बनाने की प्रक्रिया सरल होती है, अतः इसके निर्माण के लिए किसी तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। पुस्तक सूची के दोष, नॉट फ्लेक्सिबल, सबसे बड़ा दोष यह है कि न तो नवीन आगत पुस्तकों की प्रविष्टि हो पाती है और न ही गुम हो गई पुस्तकों की प्रविष्टियों को निकालने की सुविधा होती है। क्योंकि एक बार प्रविष्टि का मतलब है यहाँ पर एंट्री, एक बार जो एंट्री हो गई बुक वहाँ पर कैटलॉगिंग में, सूची में, तो हो गई। अब वहाँ पर जो आएंगी नहीं उसको ऐड नहीं कर सकते, जो खो गई है, गुम हो गई है, चोरी हो गई है, जैसे भी उनको हम निकाल नहीं सकते सूची में से। ओके। अधिक टिकाऊ नहीं, अधिक समय तक टिकाऊ नहीं होती है क्योंकि पृष्ठों के कोने तथा आवरण फटते रहते हैं। व्ययसाध्य, क्योंकि ग्रंथालय द्वारा मुद्रित होती हैं इसलिए श्रम साध्य होने के साथ साथ व्यय साध्य भी है। अनाकर्षक, गुम हो चुकी अथवा जर्जर हो चुकी पुस्तकों की प्रविष्टियों को या तो पेंसिल से काट दिया जाता है, रबर से मिटा दिया जाता है, जिससे सूची की सुंदरता नष्ट हो जाती है। यूटिलिटी ऑफ बुक कैटलॉग, यानी कि उपयोगिता, किसकी? बुक कैटलॉग की, यानी कि पुस्तक सूची की उपयोगिता। पुस्तक सूची अपने गुण और दोष के आधार पर इस प्रकार से उपयुक्त होती है जिसमें न तो नवीन पुस्तकों की प्रविष्टि हो पाती है और न ही गुम हो चुकी पुस्तकों की प्रविष्टि हटाई जा सकती है। इस प्रकार के वे ग्रंथालय होते हैं जहां प्राचीन पांडुलिपियां इत्यादि संग्रहित की जाती हैं, जैसे इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, जिसमें भारत की प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध है। दूसरी होती है आपकी सीफ सूची, ठीक है। ये दूसरा एक आपका फिजिकल फॉर्म है कैटलॉगिंग की, सीफ सूची। इसको हमने बोला था ये पुलिंदा होता है, तो पुलिंदा नुमा सूची भी इसको बोला जाता है। सीफ सूची का शाब्दिक अर्थ होता है कागजों का पुलिंदा, अतः यह सूची भी कागजों का पुलिंदा है। इस प्रकार की सूचियों में कागज के एक ही आकार 8x6 अथवा 7x5 चिटिकाओं पर हाथ से लिखे जाते हैं अथवा टाइप किए जाते हैं। इन शीट्स के बाईं ओर 2 छेद होते हैं और इन छेदों में धागा पिरोकर इन्हें बांध दिया जाता है। एक शीट पर एक ही प्रविष्टि होती है तथा इन शीट्स को प्लाईवुड की फाइल में रखा जाता है। इन फाइल को विशेष प्रकार की फाइलों में रखने की अलमारियां भी होती हैं। पुस्तक सूची के दोष को ध्यान में रखकर ही सीफ सूची का प्रचलन हुआ है, जिसमें पत्रक सूची और पुस्तक सूची दोनों की सुविधा उपलब्ध है। प्रारंभ में इस सूची का प्रयोग 1876 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था और इसका रूप अधिक कार्यशील एवं उपयोगी नहीं था और इसका स्वरूप धीरे धीरे विकसित हुआ था। जब नई पुस्तक की प्रविष्टि लगानी हो तब गुम हो चुकी पुस्तक की प्रविष्टियां इनमें से हटानी हो तब पत्रक को खोलकर उस स्थान पर कार्य किया जा सकता था। यानी कि जो सीफ सूची आई थी वो जो हमारी पुस्तक सूची थी उसमें जो कुछ एरर्स थी, यही वाली प्रॉब्लम कि उसमें से हम जो बुक्स खो गई हैं उनको नहीं हटा सकते थे, उसको रिप्लेस करती थी। और उस वाली एरर को ख़त्म करने के लिए अब ये जो सीफ सूची है इसमें क्या होता है कि उस पत्रक को, ये पत्रक मतलब पेज, उस पेज को निकाल दिया जाता है जो बुक गुम हो जाती है और जो अगर नई बुक्स आती है तो उनकी एक नई पत्रक बना के, एक नया कैटलॉग बना के उसमें ऐड कर दिया जाता है। ओके। सीफ सूची के लाभ क्या है? लचीली है। इसमें लचीलापन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि नवीन पुस्तकों और गुम हो चुकी पुस्तकों की प्रविष्टियों को आसानी से लगाया या निकाला जा सकता है, वही बात जो अभी बोली थी। ओके। अप टू डेट, इसमें लचीलापन अधिक है इसलिए ये अप टू डेट रहती है। ईजी टू
कंसल्ट करने के लिए। पुस्तक सूची की तरह यह देखने में सरल होती है और सुविधाजनक होती है। चलनशील, यह पुस्तक सूची की तरह ही चलनशील होती है क्योंकि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जाया जा सकता है। अव्यय साध्य, इकोनॉमिकल, यानी कि ये कम खर्चीली होती है क्योंकि यह प्रकाशित नहीं होती है, इसलिए कोई खर्चा नहीं होता है। बिना तकनीकी शिक्षा, इस सूची के निर्माण में किसी तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, अतः अप्रशिक्षित व्यक्ति भी इस कार्य को आसानी से कर सकता है। सीफ सूची की हानियाँ, कागज की बर्बादी, इसमें कागज का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है जिस कारण कागज की कीमत महंगी होती है। केवल एक पाठक एक बार में एक ही पाठक प्रयोग कर सकता है, अतः दूसरे पाठक को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा टिकाऊपन नहीं है क्योंकि ये सूची बाहर निकाल कर देखी जाती है, जिस कारण बार बार निकालने और रखने के कारण ये जल्दी ही खराब होने लगती है। किसी मान्य नियमावली पर आधारित नहीं है, इसलिए इसमें एकरूपता और समरूपता नहीं पाई जाती। गुम होने की संभावना, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती है, इसलिए इसके गुम हो जाने की संभावना भी अधिक रहती है। उपयोगिता, सीफ सूची एक सामान्य ग्रंथालय के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ये तो छोटे छोटे ग्रंथालयों के लिए उपयुक्त होती है, परंतु कुछ बड़े बड़े ग्रंथालय भी इनका प्रयोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। ओके। पत्रक सूची, कार्ड कैटलॉग, अब ये थर्ड टाइप है। ओके, फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉगिंग का थर्ड कार्ड कैटलॉगिंग। ओके, पत्रक सूची। आधुनिक ग्रंथालय में ये सूची सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रही है। इसका प्रादुर्भाव फ्रांस में हुआ था 1789 में। इसे फ्रांस की क्रांति के समय सभी ग्रंथालयों को नष्ट कर दिया गया था। मतलब जब ये हुआ था ना 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सारे की सारी लाइब्रेरीज जो थी उनको नष्ट कर दिया गया था। और लाइब्रेरी के नष्ट होने के बाद फ्रांस की सरकार ने पुस्तकालयों को, यानी कि लाइब्रेरी की फिर से स्थापना करने के विषय में सोचा। लेकिन देश में कागज़ की कमी हो गई थी इतनी ज़्यादा, और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी युद्ध की वजह से। इसलिए सरकार ने सभी मिलिट्री के जवानों को ताश के पत्ते एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया तथा ताश के पत्तों को ग्रंथालय सूची के लिए प्रयोग में लाया गया। ओके। भारत में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें प्रविष्टि 5x3 प्रमाणिक आकार के मजबूत पत्रक पर बनाई जाती है तथा एक पत्रक पर एक ही प्रविष्टि बनाई जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ से जो वो कार्ड वाला फॉर्मेट था, वहाँ से यह आइडिया आया था। मेरिट्स ऑफ कार्ड कैटलॉगिंग, प्रयोग में सरल। इस सूची में एक निश्चित व्यवस्था के तहत पत्रकों को व्यवस्थित किया जाता है। लचीलापन, यह लचीलापन लिए हुए होती है। ओके। देखने में सरल, पुस्तक सूची की तरह यह भी देखने में सरल होती है, अतः असुविधा इसमें नहीं होती है, यानी कि सरल होती है, बात सिंपल है। चलनशील, पुस्तक सूची की तरह यह भी चलनशील होती है। ठीक है। अव्यय साध्य, मतलब चलनशील का मतलब यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली हम इसको ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। अव्यय साध्य यानी कि ये भी कम खर्चीली होती है। बिना तकनीकी शिक्षा, इस सूची के निर्माण में किसी तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, अतः अशिक्षित व्यक्ति भी इसका निर्माण कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। सीफ सूची की हानियाँ, कागज़ की बर्बादी, सेम एज जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, कागज़ की बर्बादी नहीं होती है इसमें, केवल एक पाठक एक बार में इसको पढ़ पाता है, सीफ सूची की तरह। सीफ सूची की हानियाँ, ज़्यादा टिकाऊपन नहीं है इसमें, किसी मान्य नियमावली पर आधारित नहीं है और गुम होने की संभावना है इसमें। ठीक है, तो सेम एज अदर ऐसे लिखा है, जो जैसे आप ऊपर उसके अंदर फिल करके आए हो, जो समझ के आए हो अब तक, वही इसमें भी कंडीशंस है टॉपिक्स के साथ। और उपयोगिता भी सेम ऐसी ही हैं जैसे ऊपर दी गई हैं। चलिए टॉपिक 5, अच्छा टॉपिक 3 और 4 को हम अभी आगे कवर करेंगे, अभी 5 को मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो आप 5 पढ़ लीजिए पहले। ओके। सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, सिंप्लीफाइड एंड सेलेक्टिव कैटलॉगिंग, यूनियन कैटलॉग, देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो समराइज रूप मैंने यहाँ पर लगाया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं समझकर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि एक कंप्लीट आप इतना वीडियो को कंप्लीट नहीं देख पाओगे, पूरी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है एक साथ सारी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए इसको देखते हैं। सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, इसी को बोलते हैं सहकारी प्रसूची, और जो केंद्रीय प्रसूची होती है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग यानी कि सहकारिता का सरल अर्थ किसी काम को पारस्परिक रूप से सहयोग के साथ मिलजुल कर समय, श्रम और धन की बचत करना है। इसी प्रकार सूचीकरण कार्य में सहयोग के आधार पर संपन्न किया जा सकता है। अतः सहकारी सूचीकरण का अर्थ ये होता है कि अनेक पुस्तकालय सूची का निर्माण अपने प्रयोग के लिए तथा लाभ प्राप्त करने के लिए सहकारिता की भावना के साथ संपन्न करते हैं, जिससे सूचीकरण में परिशुद्धता, साम्यरूपता तथा आकर्षण उत्पन्न होता है। इसी ढंग से किया गया सूचीकरण ही सहकारी सूचीकरण कहलाता है। सहकारी प्रसूचीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रसूचीकरण के व्यय में, यानी कि सूचीकरण कहीं या प्रसूचीकरण कहीं एक ही बात है, सूचीकरण के व्यय में मितव्ययता लाना है, यानी कि उसमें जो पैसा है उसको बचाना, मितव्ययता, जिसमें सहकारी पुस्तकालय भाग लेते हैं, और साथ ही प्रसूचीकरण यानी कि सूचीकरण प्रक्रिया की जो अनावश्यक आवृत्ति पुस्तकालय में होती रहती हैं उससे मुक्त करना है। पुस्तकालय के संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने में सहायक सिद्ध होना भी इसका एक लक्ष्य है। सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, केंद्रित प्रसूचीकरण, इसका अभिप्राय किसी केंद्रीय एजेंसी या केंद्र या संगठन द्वारा प्रसूचीकरण सेवाओं का आयोजन या व्यवस्थापन करना होता है। बड़े बड़े शहरों में यह केंद्रीय पुस्तकालय के साथ साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक शाखा पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है, जहां पर सेवा की दृष्टि से उनका केंद्रीकृत करना आवश्यक है, जिसका अर्थ ये है कि सभी शाखा पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का क्रय, उनका वर्गीकरण तथा सूचीकरण इत्यादि कार्य केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है, जिसके बाद पुस्तकों को उनकी सूची पत्रकों के साथ संबंधित शाखा पुस्तकालयों में भेज दिया जाता है। केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा की गई इस सूचीकरण प्रक्रिया को केंद्रित सूचीकरण कहते हैं। केंद्रित सूचीकरण के उद्देश्य, कार्य एवं सूचीकरण प्रसूचीकरण की अनावश्यक पुनरावृत्तियों को रोकना, प्रसूचीकरण एवं प्रसूचियों को उपादेयता में समृद्धि करना, प्रसूचीकरण पद्धतियों में एकरूपता व सार्वभौमिकता स्थापित करना, सदस्य पुस्तकालयों को उत्तम सेवा लाभ प्रदान करने में सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रसूची के व्यय को कम करना और प्रसूचियों की गुणवत्ता को उन्नत करना। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, क्योंकि हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो आपके पास डिटेल भी होनी चाहिए। वो एक समराइज रूप है जिससे आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना है उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है इसका। आज सहकारिता का युग है तथा सहकारिता हमारे जीवन तथा क्रियाकलापों में घुल मिल गई है। सहकारिता का मतलब तो आप ऊपर पढ़ के आ ही चुके हैं कि साथ मिलजुल कर काम करना। सहकारिता यानी कि सहयोग की भावना के साथ कोई काम करना। ठीक है, चाहे वो लिस्टिंग करना हो, चाहे वो कैटलॉगिंग करना हो, कोई भी काम हो। ठीक है, सहकारिता के साथ यानी कि साथ मिलजुल कर। आज विश्व में सहकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रगति को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो रही है। इससे ये समझ में आता है कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहकारिता का अत्यधिक महत्व है। सहकारिता का सरल अर्थ किसी कार्य को पारस्परिक सहयोग के साथ मिलजुल कर करना है। इससे काम करने में समय, धन तथा श्रम की बचत होती है। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग किसी अन्य कार्य की तरह ही सूचीकरण सहकारी रूप में किया जाता है। अतः सूची का निर्माण पारस्परिक सहयोग के साथ करना ही सहकारी सूचीकरण कहलाता है। जब किसी पुस्तक का प्रकाशन होता है तब सभी पुस्तकालय उस पुस्तक को खरीदते हैं तथा उस पुस्तक का सूचीकरण करते हैं, जिस पर सभी ग्रंथालय अपना धन, श्रम और व्यय दोनों ही, मतलब अन्य व्यय जो अदर्स एक्सपेंसेस होते हैं वो सब अलग अलग करेंगे, तो मानव शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति का अपव्यय होगा, यानी कि खर्च ज़्यादा होगा। यदि यही कार्य सहकारी आधार पर किया जाए,
ग्रंथालय मिलकर करें तो उनका धन, श्रम, समय इन तीनों की बचत होगी। और हम कह सकते हैं कि सहकारी सूचीकरण का तात्पर्य उनके स्वतंत्र ग्रंथालयों द्वारा अपने लाभार्थ तथा प्रयोग के लिए किया जाता है। सहकारी सूचीकरण के उद्देश्य क्या हैं? सूचीकरण के व्यय में कटौती करना, सूचीकरण के स्वरूप में एकरूपता तथा परिशुद्धता लाना, कर्मचारियों के समय में कमी लाना, ग्रंथालय में धन श्रम की बचत करना, सूचीकरण में आकर्षण उत्पन्न करना। और भी ऐड हो सकते हैं कि कर्मचारियों के एक साथ मिलकर बैठकर वो जब काम करते हैं तो उनमें भी ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की भावना आएगी, सहकारिता की भावना आएगी और काम जल्दी हो जाएगा। बचत वगैरह ये सब तो है, इसमें काम जल्दी भी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। परिभाषाएं: एक ऐसी स्थिति जहां एक से अधिक स्वतंत्र ग्रंथालय अपने पारस्परिक लाभ के लिए सूचीकरण कार्य में सहयोग करते हैं। सहकारी सूचीकरण के लाभ, यानी कि एक साथ मिलजुल कर जब कैटलॉगिंग करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मितव्ययता यानी कि खर्चा कम होता है। जब ग्रंथालयों में सहकारी सूचीकरण अपनाया जाता है तब सूचीकरण में होने वाला व्यय पहले से बहुत अधिक कम हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है, क्योंकि धन शामिल हुए ग्रंथालयों के मध्य बढ़ जाता है, जबकि सेवा एवं कार्य अधिक अथवा लाभ सभी को बराबर बराबर मिलता है। अतः सहकारी सूचीकरण प्रक्रिया मितव्ययी होती है। इसके साथ साथ बचे हुए धन को अन्य सेवाओं में लगाकर उन सेवाओं और कार्यों को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इस पद्धति को यूएसए में 1958 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया था। सूचीकरण में परिशुद्धता: सहकारी सूचीकरण में वर्गीकरण तथा सूचीकरण का कार्य विशेष अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, अतः कार्य की शुद्धता का प्रतिशत अधिकतम ही रहता है, जबकि अलग अलग ग्रंथालयों द्वारा ऐसे अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि एक लाइब्रेरी में ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले हों, एक्सपीरियंस हो उनमें सब में उनके पास। तो इसलिए ये बोला गया है कि जब बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मिलकर एक साथ ये सहकारिता के साथ कैटलॉगिंग करेंगी तो वहाँ पे सभी लाइब्रेरीज़ के जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो मिलकर कैटलॉगिंग करेंगे, तो एक तरीके से वो रिलायबल होगी ज़्यादा। ठीक है। एकरूपता तथा आकर्षण: क्योंकि सूची पत्रक एक ही स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, अतः सभी ग्रंथालयों की सूची पत्रकों में एक रूपता होती है एवं पत्रक मुद्रित कराए जाते हैं, इसलिए सुंदर होते हैं। अप टू डेट: कर्मचारियों द्वारा यदि यह कार्य किया जाता है तो ज़्यादा समय लगने की संभावना होती है, अतः सभी ग्रंथालयों में सूची अप टू डेट नहीं रहती, जबकि सहकारी सूचीकरण में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कैटलॉगिंग की जाती है वो अप टू डेट होती है, यानी कि टाइम कम लगता है उसमें और हम मतलब टाइम के साथ चल सकते हैं उसमें। कर्मचारियों के समय की बचत: प्रत्येक ग्रंथालय में इस कार्य को करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। वैसे तो अब इनकी ज़रूरत नहीं रह जाती है तथा वह कर्मचारी अब इस कार्य से मुक्त हो जाते हैं, जिससे उनके समय की बचत होती है और वे ये अपना कार्य किसी अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। ये अपना वो समय किसी अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। सहकारी सूचीकरण से हानियाँ: कर्मचारियों को तकनीकी कार्यों से वंचित रहना: क्योंकि सूचीकरण का कार्य ग्रंथालय से बाहर किया जाता है, अतः कर्मचारी इस तकनीकी कार्य से वंचित रह जाते हैं, वो इसका एक्सपीरियंस नहीं ले पाते वहाँ पर। एक ही प्रकार के वर्गीकरण और सूचीकरण को अनुपयोगिता: क्योंकि इसमें एक ही वर्गीकरण और सूचीकरण को अपनाया जाता है जो कि सभी ग्रंथालयों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि सभी की ज़रूरत और सेवाएं अलग अलग हो सकती हैं, जिस कारण यह उपयोगी होने के स्थान पर अनुपयोगी हो सकती है। बेरोजगारी: क्योंकि यह कार्य ग्रंथालय से बाहर कराया जाता है जबकि कर्मचारी नियुक्त होते हैं, ऐसे में कर्मचारियों की बेरोजगार होने की संभावना बढ़ जाती है। एक ही बाहरी स्वरूप: क्योंकि सहकारी सूचीकरण में सूची का पत्रक स्वरूप ही अपनाया जा सकता है, लेकिन ग्रंथालय अपनी क्षमता के आधार पर विभिन्न बाहरी स्वरूपों को अपनाते हैं, तब उनके लिए पत्रक सूची का निर्माण करना मुश्किल कार्य हो जाएगा, क्योंकि यह व्यय साध्य होता है।
सहकारी सूचीकरण की आवश्यक तत्व। सहकारी सूचीकरण में कई सारे ग्रंथालय भाग लेते हैं और सभी की अलग अलग समस्याएं, सीमाएं और नियम होते हैं। इसलिए ऐसे ग्रंथालयों को इस कार्यक्रम में भाग लेने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं होती है। इस कार्यक्रम में केवल वो ग्रंथालय ही भाग ले सकते हैं जो अनिवार्य रूप से इन अनिवार्यताओं का पालन करते हैं। समान सूची नियमावली। इसमें सम्मिलित होने वाले सभी ग्रंथालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी किसी एक सूची संहिता को ही अपनाएं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सहकारी सूचीकरण की योजना को लागू करना संभव नहीं हो सकता। समान वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति भी एक ही प्रयोग में लानी चाहिए, जिससे कि सूची पत्रकों पर पुस्तकों के क्रमांक अंक मुद्रित किए जा सकेंगे, अन्यथा उनके लिए निश्चित स्थान खाली छोड़ना पड़ेगा। पत्रक सूची का प्रयोग। इसमें ये ज़रूरी है कि सभी सदस्य पत्रक सूची स्वरूप का ही प्रयोग करें, क्योंकि सहकारी सूचीकरण की योजना सूची के पत्रक बाहरी स्वरूप को अपनाते हुए ही क्रियान्वित हो सकते हैं। पत्रक का प्रामाणिक आकार। प्रयोग किए जाने वाले सूची पत्रक का आकार प्रामाणिक होना चाहिए, न कि अलग अलग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण समस्या सूचीकरण हेतु पुस्तकों को प्राप्त करने की है, इसलिए कोई ऐसा प्रावधान आवश्यक है जिससे समस्त पुस्तकें केंद्रीय संस्था को प्राप्त हो सके, जो कि भाग लेने वाले ग्रंथालयों को एक संवैधानिक नियम बनाकर करना चाहिए। यदि ये ग्रंथालय किसी सरकार के अधीन है, तब सरकार को यह कार्य करना चाहिए। स्वयं वित्तपोषी। इस योजना में होने वाला व्यय सूची पत्रकों के विक्रय से अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो ये योजना असफल हो सकती है, क्योंकि यह स्वयं वित्तपोषी योजना है। यूनियन कैटलॉग। संघ सूची। संघ सूची का सीधा अर्थ दो या दो से अधिक ग्रंथालयों की सूची के सम्मिलित रूप अर्थात संघ से है, जो कि सूचनाओं का सूचनाप्रद उपकरण है। संदर्भ ग्रंथालय तथा शोधार्थियों को अन्य ग्रंथालयों में वांछित सामग्रियों की जानकारी उपलब्ध कराने का उपयुक्त उपकरण है। संघ सूची किसी राष्ट्र, क्षेत्र, राज्य, स्थान विशेष के ग्रंथालयों में संग्रहित पाठ्य सामग्रियों की वह तालिका है जिसे पारस्परिक सहकारिता के आधार पर नियमित किया जाता है। संघ सूची पुस्तकों, पत्रिकाओं, फिल्मों आदि की भी हो सकती है। लार्सन के अनुसार A cataloging listing is one sequence of the documents of two or more library. डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार list of all documents of two or more library given the name of all the library where copies of each documents can be found. संघ सूची का ऐतिहासिक विकास। संघ सूची का विकास समय समय पर विशेष रूप से भारत एवं पाश्चात्य देशों में किया जाता रहा है। भारत में कलकत्ता में 1978 ईस्वी में सर्वप्रथम यूसी का संकलन एवं प्रकाशन किया गया, यानी कि यूनियन कैटलॉग की बात हो रही है, यूसी। दूसरी संघ सूची रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे ने तैयार की थी। तीसरा जो प्रयास किया है वो डॉक्टर रंगनाथन ने 1953 ईस्वी में ILA के तत्वाधान में किया है। संघ सूची का निर्माण। इसमें लेखकों के नाम के अंतर्गत पुस्तकों, पत्रिकाओं इत्यादि के संलेख तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक संलेख में एक होर्डिंग संलेख रखा जाता है जिसमें उन ग्रंथालयों के नाम का उल्लेख संक्षेप में किया जाता है जिन ग्रंथालयों में पुस्तक उपलब्ध होती है, जिससे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि पुस्तक किस किस ग्रंथालय में उपलब्ध है। इसलिए संघ सूची को फाइंडिंग लिस्ट भी कहा जाता है। सामान्य रूप से संघ सूची के लिए सीसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि रजिस्टर सूची में यह कदापि नहीं बनती। संघ सूची का महत्व। आज के युग में यूनियन कैटलॉग की उपयोगिता का विशेष महत्व है, जिसकी उपयोगिता केवल पुस्तकों के क्षेत्र में न होकर पत्रिका और विषयों के आधार पर अत्यंत आवश्यक है।
देश के विकास में विज्ञान का विशेष योगदान है, अतः विज्ञान विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि में विषय संघ सूचियों का निर्माण होना चाहिए। इसलिए भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर रंगनाथन ने विज्ञान एवं विज्ञान की शाखाओं पर केवल पत्रिकाओं की संघ सूची बनाने पर बल दिया और 1953 ईस्वी में अन्य लोगों के साथ मिलकर फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस की संघ सूची का संकलन और प्रकाशन किया। संघ सूची का लाभ: किसी क्षेत्र में विभिन्न ग्रंथालयों में संग्रहित पाठ्य सामग्रियों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अन्य ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी मिल जाती है। एक ही सूची कई ग्रंथालयों की सूची की तरह कार्य करती है। संघ सूची से इंटरनल लाइब्रेरी लोन संभव हो सकता है। ग्रंथालय में सूचीकरण का व्यय कम हो जाता है। समय की बचत हो जाती है। संघ सूची पुस्तकों की अपेक्षा समसामयिक प्रकाशनों की ही बनाई जाती है, जो कि शोध कार्यों हेतु ही प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए शोध कार्य में अधिक उपयुक्त होती है। संघ सूची का संकलन: यूनियन कैटलॉग को उपयोगी बनाने के लिए इसका सुनियोजन करना अधिक आवश्यक है, जिसमें निम्न प्रक्रियाएं तथा तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रोसेस ऑफ कॉम्पिलेशन: यूसी यानी कि यूनियन कैटलॉग का संकलन एवं निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें श्रम एवं धैर्य अति आवश्यक होता है। जिस तल पर यूनियन कैटलॉग का निर्माण करना होता है, उस स्तर पर सहयोगी ग्रंथालयों में अनुबंध हो जाना चाहिए। इसका सुनिश्चित केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके व्यय को वहन करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही इसे अप टू डेट करने का प्रावधान और व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के कैटलॉगिंग डाटा तथा संबंधित ग्रंथालय का निर्माण आदि नियमित रूप से सुलभ किया जाना चाहिए। कॉम्प्लेंशन मेथड: यूसी यानी कि यूनियन कैटलॉग की सफलता, लोकप्रियता और उदयता इसके आकार, प्रकार, संलेखों की आकलन पद्धति पर आधारित होती है। अतः आकलन विधि किस प्रकार की है तथा किन तत्वों का उल्लेख करना है, ये पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ट्रिपल सी में यूनियन कैटलॉग निर्मित करने के निम्न प्रावधान हैं। डिक्शनरी पैटर्न: संलेखों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लासिफाइड सीक्वेंस विद अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स: इस विधि में संलेखों को वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित कर वर्णमाला क्रम में होना चाहिए। डिक्शनरी पैटर्न विद सब्जेक्ट एंड प्लेस इंडेक्स: अनुवर्णी पद्धति के साथ साथ सब्जेक्ट इंडेक्स तथा प्लेस इंडेक्स भी प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे पुस्तकों के उपलब्ध होने का ज्ञान प्राप्त हो सके। लिमिटेशंस एंड डिफ़िकल्टीज इन कॉम्प्लेंशन: यूसी के निर्माण और संकलन में निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धन का अभाव, समय का अभाव, सहकारिता तथा उत्साह का अभाव, पुस्तकों के विवरण तथा आदान प्रदान करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जब तक इसका विक्रय नहीं हो जाता, तब तक इस पर लगी लागत की वसूली नहीं हो जाती। इसको अप टू डेट रखना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए पूरक अंक सप्लीमेंट प्रकाशित करने होते हैं। इतना सरल नहीं होता है ये करना। टॉपिक CCF यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और MARC मशीन रीडेबल कैटलॉग। देखिए, ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 और 4 टॉपिक को स्किप किया हुआ है। 3 और 4 के साथ ये 6 टॉपिक भी हम आगे कवर करेंगे। अभी चलते हैं 7 टॉपिक की ओर। सब्जेक्ट, हेडिंग, लिस्ट एंड थिसॉरस। किसी भी ग्रंथालय में विषय सूची निर्माण के लिए विषय शीर्षकों की रचना एवं निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। विषय शीर्षकों को प्राप्त करने के लिए यह सुव्यवस्थित नियमावली की आवश्यकता होती है। समय समय पर कई विषय शीर्षक तालिकाएं मानक तालिकाओं के रूप में प्रकाशित और मान्य की गई हैं। 1895 ईस्वी में ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स
का प्रकाशन किया गया। इसके बाद 1923 में सीयर्स महोदय की शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन हुआ, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुई और इसके कई सारे संस्करण प्रकाशित किए गए। इसका 7वां संस्करण 1959 में तथा 11वां संस्करण 1977 में प्रकाशित किया था। प्रारंभ में इस तालिका का निर्माण केवल छोटे ग्रंथालयों में उपयोगार्थ किया गया है। बाद में इसका विस्तार कर मध्य आकार के ग्रंथालयों के उपयोगार्थ किया गया। विविध प्रकार के ग्रंथालयों के व्यवहार एवं अनुभव के आधार पर समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। विषय शीर्षक तालिका की विशेषता इस प्रकार है। उद्देश्य: किसी भी ग्रंथालय में किसी भी विशेष विषय पर जो भी पाठ्य सामग्री हो, उस समस्त पाठ्य सामग्री को विषय शीर्षक के एक रूप के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाए। प्रविष्टियों का विन्यास: इस तालिका में विषय शीर्षक को प्रत्यक्ष रूप में अल्फाबेटिकल डायरेक्ट इंडेक्स के रूप में व्यवस्थित किया गया है तथा कुछ स्थितियों में विषय शीर्षकों को उलट पलट अर्थात इधर उधर भी रखा जा सकता है, जैसे कैटलॉग्स बुक्स, कैटलॉग्स बुक सेलर्स, कैटलॉग कार्ड्स, कैटलॉग्स क्लासिफाइड। संदर्भ प्रविष्टियाँ: इस विषय शीर्षक तालिका में अनेक स्थानों पर एक्स और XX प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनका अर्थ निम्न होता है। X मतलब सी रेफरेंस और XX मतलब सी ऑल्सो रेफरेंस। जैसे उपरोक्त बिंदु 2 में वर्णित कैटलॉग्स क्लासिफाइड में निम्न प्रविष्टियां भी हैं: कैटलॉग्स और क्लासिफाइड। सी ऑल्सो क्लासिफिकेशन बुक्स, X कैटलॉग्स, सिस्टमैटिक क्लासिफाइड कैटलॉग्स, क्लोज्ड कैटलॉग्स, XX क्लासिफिकेशन बुक्स, लाइब्रेरी कैटलॉग्स। 4th है यहाँ पर अक्षरों का उपयोग। 2 प्रकार से अक्षरों का प्रयोग किया गया है। बोल्ड फेस टाइप्ड लेटर वे अक्षर होते हैं जिनके टर्म्स को विषय शीर्षक के लिए प्रयोग किए कर सकते हैं, जैसे उपरोक्त उदाहरण में क्लासिफिकेशन बुक्स। लाइट फेस टाइप्ड लेटर्स वे अक्षर होते हैं जिनके टर्म्स को विषय शीर्षक के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विषय के उपविभाजन: जिन विषयों को विभाजित करने की आवश्यकता है उन्हें इसमें निम्न प्रकार उपविभाजित किया जाता है। फिजिक्स में पीरियोडिकल्स, लाइब्रेरी साइंस बिब्लियोग्राफी, फिजिक्स हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस फिलोसफी एंड फिजिक्स स्टडी बाय टीचिंग। भौगोलिक नाम: इस तालिका में विषय को भौगोलिक क्षेत्र अथवा स्थान द्वारा उपविभाजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जैसे आर्ट इंडियन, म्यूजिक इंडियन। आत्मकथा भाषा तथा साहित्य के लिए विस्तृत नियमों का प्रावधान किया गया है, जिसके एग्जाम्पल हैं हिंदस बायोग्राफी, हिंदी लैंग्वेज ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म। बहुवचन रूप में: कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर शीर्षक को बहुवचन में रखा गया है, जैसे इजी, शॉर्ट स्टोरीज, कैटलॉग्स, हिंदूस, लाइब्रेरीज आदि। प्रचलित शब्दों का प्रयोग: तालिका में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सामान्य रूप से अमेरिका में प्रचलित शब्द हैं, अर्थात अमेरिकी वर्तनी तथा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कैटलॉग, कलर आदि। सीयर्स लिस्ट की समीक्षा: इस तालिका में कहीं कहीं ऐसे अपर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है जो समान नहीं हैं पर समान शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रिलीजियस हिस्ट्री सी चर्च हिस्ट्री। ये दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं, फिर भी एक ही समझकर निर्देश दिया गया है। कहीं कहीं शीर्षकों के संबंध में तथा वर्ण में भी असंगति देखने को मिलती है। इसके साथ ही अमेरिकी ग्रंथालयों के लिए जो विशेष शीर्षक महत्वपूर्ण हैं उन्हें विस्तृत रूप दे दिया गया है, जो भारत और ब्रिटेन के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, तथा साथ ही अमेरिका में प्रचलित शब्दों या उनकी वर्तनी का प्रयोग किया जाता है। अतः भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन आदि देशों के लिए ग्रंथालयों के लिए
वर्तनी के कारण कुछ समस्याएं सामने आती हैं और इसके साथ ही इस तालिका में जो निर्देश दिए गए हैं उनका आयोजन भी निश्चित सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। थिसोरस क्या है? अब यहाँ पर इसका शॉर्ट रूप है थिसोरस क्या है। थिसोरस क्या है? थिसोरस का अर्थ और परिभाषा। थिसोरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1852 में पीटर मार्क रोजेट द्वारा प्रसिद्ध कोर्स थिसोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस में किया गया। 1957 में वर्गीकरण पर आयोजित डॉकिंग सम्मेलन के दौरान हेलेन ब्राउनसन ने इस शब्द का प्रयोग सूचना पुनः प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के संदर्भ में किया। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इस ISO के अनुसार थिसोरस अनुक्रमणिकारों, उपयोगकर्ताओं तथा प्रलेखों की प्राकृतिक भाषा से अधिक सटीक प्रणाली भाषा में अनुवाद में प्रयुक्त शब्दावली नियंत्रक विधि है। फास्केट ने कहा है, थिसोरस वर्णक्रमानुसार शब्दों की सूची है जिसमें संबंधित शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यूनेस्को के अनुसार थिसोरस एक विशिष्ट तथा नियंत्रित शब्द संग्रह की एक व्यवस्थित सूची है जो ज्ञान के विशिष्ट विषय क्षेत्र को समर्पित होती है। थिसोरस के प्रमुख कार्य अनुक्रमणीकरण, भाषा में नियंत्रित तथा मानक शब्दावली उपलब्ध कराना, अनुक्रमणिकार को उचित शब्दावली चुनने में हेल्प करना, शब्दों पदों में आपसी तथ्यपरक संबंधों को बताना, उपयोगकर्ता को उसके वांछित विषय के अलावा संबंधित विषयों की जानकारी प्रदान करना, सूचना पुनः प्राप्ति में सहायता करना। थिसोरस के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं: स्रोत थिसोरस, अनुबद्ध थिसोरस और संचयी थिसोरस। ठीक है, तो सबसे पहले स्रोत यानी कि सोर्स थिसोरस को देखते हैं। स्रोत थिसोरस एक डेटा बैंक है जिससे अनुक्रमणीकरण उपकरण उद्धृत किए जा सकते हैं। यह शब्दावली तथा वर्गीकरण के संदर्भ में एक योग्य या मार्गदर्शक संरचना रखते हैं। अनुबद्ध थिसोरस यानी कि एडजंक्ट थिसोरस। अनुबंध थिसोरस विशिष्ट पक्ष से संबंधित है जो पक्ष के अंदर और बाहर अवधारणाओं के मध्य में अधिक संबंध नहीं रखती है। इसका प्रयोग मुख्य थिसोरस के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। संचयी थिसोरस यानी कि कम्युलेटिव थिसोरस। संचयी थिसोरस वह है जो इसके निर्माण में प्रयोग की गई अनेक थिसोरस तथा वर्गीकरण प्रणालियों की सूचनाओं का संचयन करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे टॉपिक 3 जो हमने पीछे स्किप किया था उसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। एक्चुअली क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, कहीं बहुत सारी बुक्स देखी हैं वहाँ से ये मिला है। आई डोंट नो कि कितना एक्यूरेट है ये क्वेश्चन और कितना ज़्यादा मतलब इसमें से पूछा जा सकता है, मुझे अजीब लगा था। बट क्वेश्चन की डिमांड थी कि स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो मुझे बहुत सारी बुक्स ढूंढने के बाद यही मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है और डिस्कस करते हैं। चलिए इसको, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड या AACR2 के संलेखों की संरचना एवं उनके प्रकार। क्लासिफाइड कैटलॉग डॉक्टर रंगनाथन ने अनुवर्ग प्रसूची को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है: ऐसी प्रसूची जिसमें कुछ अंक संलेख, कुछ शब्द संलेख होते हैं, अनुवर्ग प्रसूची कहलाती है। परिणामतः अनुवर्ग प्रसूची के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं क्लासिफाइड पार्ट और दूसरा होता है अल्फाबेटिकल पार्ट। क्लासिफाइड पार्ट मुख्य भाग कहलाता है जिसमें ग्रंथों के मुख्य संलेखों यानी कि मेन एंट्रीज को क्लासिफाइड ऑर्डर में विन्यासित किया जाता है। इसी के साथ इसी भाग में ग्रंथों के क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज को भी विन्यासित किया जाता है। ठीक है, जबकि अनुवर्णिक भाग में शब्द संलेख जैसे वर्ग निर्देशित संलेख यानी कि क्लास इंडेक्स एंट्रीज और बुक इंडेक्स एंट्रीज तथा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज में वर्णानुक्रम में विन्यासित की जाती हैं। एंट्रीज प्रसूची का निर्माण संलेखों द्वारा ही होता है। अन्य शब्दों में संलेख की वह इकाई जो सम्मिलित होकर प्रसूची का निर्माण करती है। रंगनाथन के अनुसार संलेख एक प्रसूची तथा प्रलेखन प्रसूची में अंतिम एकांश लेख है। इसी प्रकार AACR2 के अनुसार संलेख से तात्पर्य प्रसूची में एक ग्रंथात्मक सत्ता के लेख से है। इस प्रकार
ग्रंथालय प्रसूची के संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि संलेख एक ग्रंथ है या अन्य साहित्य अथवा पाठ्य सामग्री का प्रसूची में एकांश लेख है। क्लासिफाइड ऑफ एंट्रीज। प्रविष्टियां संलेख विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रसूची के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से प्रति ग्रंथ अनेक संलेख नामक सिद्धांत अपनाना पड़ता है, क्योंकि एक संलेख पाठक के एक अभिगम को ही संतुष्ट कर सकती है। अतः संलेख का सर्वमान्य वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। मेन एंट्री किसी भी ग्रंथ का जो मेन संलेख होता है उस ग्रंथ के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण संलेख होता है, वो यानी कि एंट्री होती है, तथा यह ग्रंथ के संबंध में अधिक से अधिक सूचना देती है। रंगनाथन ने अपने ग्रंथ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य संलेखों को इस प्रकार से परिभाषित किया है। विशिष्ट विषय संलेख जो पूरे ग्रंथ के संबंध में अधिकतम सूचना प्रदान करती है, मुख्य संलेख के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ से संबंधित अन्य समस्त संलेख सामान्यतः मुख्य संलेख से ही व्युत्पन्न होते हैं। AACR 2 के अनुसार मुख्य संलेख को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जैसे एक ग्रंथात्मक सत्ता यानी कि बिब्लियोग्राफिकल एंट्री का उस रूप में प्रस्तुतिकरण जिस रूप में सत्ता सर्वत्र जानी जाती हो तथा उद्धत होती हो का संपूर्ण प्रसूची अभिलेख मुख्य संलेख है। इसमें अन्य किसी शीर्षकों के संकेत भी दिए जाते हैं जिनके अंतर्गत प्रसूची में उस अभिलेख को प्रतिनिधित्व किया गया है। मुख्य संलेख के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ मेन एंट्री। मुख्य संलेख का स्रोत विशेष रूप से ग्रंथ का मुख्य पृष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य संबद्ध सूचना जो मुख्य पृष्ठ के अतिरिक्त पृष्ठ यानी कि ओवरफ्लो पेजेस पर अंकित हो भी मुख्य संलेख का आधार होती है। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार मुख्य संलेख की संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। अग्र अनुच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद, आख्या यानी कि टाइटल सेक्शन, टिप्पणी अनुच्छेद, परिग्रहण अनुच्छेद, संकेत अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इनको एक्सप्लेन किया गया है, इतनी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, शायद उतना इनफ होगा, पर अगर फिर भी आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हेडिंग सेक्शन तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस में। टाइटल सेक्शन और फिर आता है आपका नोट सेक्शन यानी कि टिप्पणी अनुच्छेद। टिप्पणी अनुच्छेद के अंतर्गत क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार ये 6 टिप्पणियाँ होती हैं। ग्रंथमाल टिप्पणी, बहुल ग्रंथमाल टिप्पणी, उद्धरण टिप्पणी, चेंज ऑफ टाइटल नोट यानी कि आख्या परिवर्तन टिप्पणी, ठीक है, उद्धरण देखने हेतु टिप्पणी, असंगिक ग्रंथ टिप्पणी, तो ये सभी आपकी होती हैं। परिग्रहण मतलब उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है आगे। आई डोंट थिंक इतना डिटेल में पूछा जाएगा, फिर भी ये ट्रैचिंग का आप ये देख लीजिए। अगर आ गया ना ट्रैचिंग के लिए कोई मतलब कुछ बनाना है उसका पेज वगैरह तो इसको देख लेना। अंतर विषय प्रविष्टि होती है, उसमें वर्ग निर्देश प्रविष्टियाँ, ग्रंथ निर्देश प्रविष्टियाँ और नामांतर निर्देश प्रविष्टियाँ होती हैं उसमें। प्रविष्टियाँ मतलब एंट्रीज। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 6 पे था ना, 6 क्वेश्चन जो हमने छोड़ा हुआ था, CCF और हमारा वो था MARC। ओके, तो CCF को पहले देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। CCF की हिस्ट्री, इतिहास और विकास क्या है। 1974 में ICSU-AB यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस एब्स्ट्रैक्टिंग बोर्ड की हेल्प से यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल का प्रकाशन किया गया। इस फॉर्मेट का उद्देश्य द्वितीयक सूचना सेवाओं, सारकरण और अनुक्रमणीकरण को शामिल करना तथा पत्र पत्रिका के आलेख व मोनोग्राफ के लेखों के विनिमय को सरल करने से था। विभिन्न प्रकार के ग्रंथपरक अभिलेख प्रारूपों की भिन्नता एवं आपसी सुसंगता में कमी के कारण एक रूप ग्रंथपरक सूचना विनिमय की जरूरत को बल मिला। 1978 में यूनेस्को के अंतर्गत जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम द्वारा एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट
तोरमीना यानी कि सिसिली नामक जगह पर सिसिली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान ग्रंथपरक विनिमय प्रकाशकों के मध्य अधिकतम तालमेल स्थापित करने हेतु अध्ययन करना था। आयोजन के मुख्य संस्तुति के परिणाम स्वरूप कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF को बनाने हेतु एक समूह का गठन किया गया, जिसमें कई विषयों के विशेषज्ञ व प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जो निम्न संगठनों से संबंधित थे। ये संगठन है यहाँ पर ICSU, AB, ISDS, IFLA, ISO और UNIBZD। इस समूह द्वारा CCF हेतु ISBD डेटा अवयवों के हर क्षेत्र को शामिल करने प्रसूचीकरण संहिताओं का उपयोग न करने का निर्णय लिया गया। इस समूह ने ISO 2709 के नए संस्करण को अपनाने का निर्णय लिया। इस समूह ने CCF का विकास एक विनिमय प्रारूप के रूप में अपने को एक अहम भूमिका निभाई। CCF की विशेषताएं क्या हैं? CCF का प्रयोग प्रसूची पत्रकों के उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक डेटा तत्व उपस्थित हैं। यह पूर्णतः यूजर फ्रेंडली है। यह UN संगठन के अंतर्राष्ट्रीय निकायों में प्रचलित प्रारूप है। इसे कई विकासशील देशों के द्वारा मशीन पठनीय ग्रंथपरक के रूप में ग्रंथपरक अभिलेखों को तैयार करने में उपयोग किया जा रहा है। CCF मुख्य डेटा अवयवों प्रदान करता है और इसमें वैकल्पिक व निजी क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। यह उन निजी क्षेत्रों के लिए व्यापक सूची प्रदान नहीं करता है जो किसी ग्रंथ संस्था को महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अमानकीय अवयवों को शामिल करने योग्य बनाते हैं। यह विभिन्न प्रारूपों, लिंक, रिकॉर्ड और अभिलेखों के परिखंडों के बीच सुसंगत है। इस प्रकार यह ग्रंथालय के समूह एवं सारकरण अनुक्रमणीकरण सेवाओं में डेटा के तीव्र गति से विनिमय में सहायता करता है। यह किसी ग्रंथालय के ग्रंथपरक एजेंसी को डेटा के विनिमय हेतु एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम को उपयोग की अनुमति देता है। सूचना विशेषज्ञों द्वारा अनिवार्य माने जाने वाले डेटा अवयवों को लघु समुच्चय प्रदान करने की क्षमता इसमें है। इसमें कुछ अनिवार्य डेटा अवयव काफ़ी लचीले होते हैं, जिन्हें भिन्न ग्रंथपरक व्यवहारों में शामिल किया जा सकता है। अभिलेखों में व्याप्त अवयवों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने की विधि को विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त अभिलेख स्वरूप, अभिलेख प्रारूप की अवधारणा, यह रिचर्ड सेगमेंट्स व फील्ड्स के बीच में संबंधों को दर्शाने की विधि को भी विकसित किया गया। CCF विभिन्न स्थापित बड़े अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रारूपों के मध्य सेतु यानी कि पुल के रूप में कार्य करती है। CCF उपभोक्ता समूह की पहली सभा 1980 में जेनेवा में आयोजित की गई, जिसमें परिवर्तन की अनुशंसा की गई। यूनेस्को द्वारा उपभोक्ताओं हेतु कार्यान्वयन टिप्पणी का प्रकाशन किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि विभिन्न विशेषताओं को स्थानीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सीमा के अंतर्गत किस तरह कार्यान्वित किया जा सकता है एवं ग्रंथपरक डेटा तत्वों के उपयोग के बाद अतिरिक्त सूचना कैसे दी जाती है। CCF का प्रयोग, यह सूचना एजेंसियों, पुस्तकालयों, सारकरण व अनुक्रमणीकरण सेवाओं, रेफरल प्रणालियों व अन्य प्रकार की सूचना एजेंसियों के समूह में एवं भिन्न भिन्न रिकॉर्ड में विनिमय करने की सुविधा प्रदान करती है। यह विभिन्न सूचना एजेंसियों को अपने रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया से असंतृप्त रहकर प्राप्त रिकॉर्डों को कंप्यूटर कार्यक्रम के केवल एक सेट द्वारा प्रचलित करने की अनुमति देती है। यह विभिन्न एजेंसियों के खुद के ग्रंथपरक या वास्तविक डेटाबेस के लिए आधारभूत उपयोगी डेटा तत्वों की सूची प्रदान करने प्रारूप के आधार की पूर्ति करता है। अब बात करते हैं मार्क की, यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉग। सूचना सेवा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप
मुद्रित सूचना स्रोतों के साथ साथ अमुद्रित सूचना स्रोतों में आजकल डेटाबेसों का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। मुद्रित सूचना सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को डेटाबेस कहा जाता है, जो कि ऑनलाइन खोज में सहायता प्रदान करता है। डेटाबेस सूचना संग्रह का वह स्वरूप है जो कंप्यूटर के मैग्नेटिक टेप या डिस्क में अभिलेखबद्ध है एवं जिसका अवलोकन करने के लिए यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। आजकल डेटाबेस कई श्रेणियों में उपलब्ध है, जैसे कि संदर्भ डेटाबेस, स्रोत डेटाबेस। मार्क भी ऐसे ही डेटाबेस का एक उन्नत स्वरूप है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 1966 में यंत्र पठनीय प्रसूचीकरण आधार सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु मार्क नामक एक परियोजना शुरू की गई, जिसे 1968 में बंद कर दिया गया। इसके बाद मार्क II नामक एक स्थायी सेवा का आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत कोई भी ग्रंथालय यंत्र पठनीय प्रसूचीकरण आधार सामग्री मैग्नेटिक टेप के रूप में प्राप्त कर सकता है, जिसमें कई विदेशी प्रकाशनों का विवरण निहित होता है। मार्क यानी कि मशीन रीडेबल प्रसूची यानी कि कैटलॉग मशीन पठनीय प्रसूची या प्रसूचीकरण का लघु रूप है। मार्क को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा विकसित किया गया, जिसके द्वारा प्रसूचीकरण के लिए मानक प्रारूप को प्राप्ति होती है। कंप्यूटर द्वारा व्यवस्थित ग्रंथपरक डेटाओं की पहचान व व्यवस्थापन हेतु परंपराओं की एक विशिष्ट समूह को प्रयुक्त करने वाले प्रारूप का एक समुच्चय है। मार्क प्रारूप पर आधारित कई पृथक प्रारूपों का निर्माण विभिन्न देशों द्वारा किया गया है, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क और स्पेन। यहाँ पर मार्क का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है और उसके लाभ। 1956 ईस्वी में सबसे पहले शुरुआत में विश्व के कई देशों में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने अपने कार्यालय खोले और संबंधित कार्यालयों में पाठ्य सामग्री के भेजने की व्यवस्था की। जुलाई 1968 से मार्च 1969 के बीच लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मार्क II में प्रारूप से परिचित होने के लिए पूरे देश में कई स्थानों पर संगोष्ठियाँ यानी कि संगोष्ठियाँ बोलते हैं, एक सेमिनार का आयोजन किया गया, ताकि ग्रंथालयों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य करने में आसानी हो। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मार्क प्रारूप के अलावा 1970 में सीरीज मैप्स के लिए, 1971 में फिल्म तथा पांडुलिपियों के लिए, 1975 में म्यूजिक एंड साउंड रिकॉर्डर के लिए भी विभिन्न प्रारूपों का प्रकाशन किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की देखरेख में प्रारूपों का निर्माण कराया गया। धीरे धीरे मार्क सेवा का विस्तार होने लगा और 1972 में फ्रेंच फिल्म के लिए रिकॉर्ड्स का वितरण शुरू हुआ। 1973 में अनुक्रमिकों, मानचित्रों और फ्रेंच भाषा की पुस्तकों के लिए रिकॉर्ड्स का वितरण शुरू हुआ। 1974 ईस्वी तक 5 लाख अभिलेखों का वितरण किया गया। लाभ। मार्क के लाभ की अगर बात करें तो मार्क फीतों का उपयोग ग्रंथों के चुनाव के लिए किया जा सकता था। मार्क फीतों की मदद से ग्रंथालयों में सूची पत्रक और मुद्रित सूची का निर्माण किया जा सकता है। मार्क सेवा का ऑनलाइन सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है। मार्क डेटाबेस का उपयोग ग्रंथपरक संदर्भ के उपयोग के लिए भी किया जा सकता है। मार्क सेवा ग्रंथालय सहयोग में भी सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पर हमने मार्क और CC यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और मशीन रीडेबल कैटलॉग के बारे में एक समरी दी है। ओके, ये इसका समराइज रूप है, इसको आप देख सकते हैं और यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, ऊपर हमने डिटेल में इसको स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है सूचीकरण के नियामक सिद्धांत का अर्थ। ये आपका 4th क्वेश्चन था जो हमने पीछे स्किप किया था और ये लास्ट क्वेश्चन है। सूचीकरण के नियामक सिद्धांत का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। सूचीकरण के नियामक सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे सामान्य सिद्धांतों एवं मानकों से है जिनकी सहायता से निर्णय लेना संभव हो सके और जो प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हो। सूचीकरण के क्षेत्र में नियामक सिद्धांतों द्वारा
सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया और इसका श्रेय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पहले विशेषज्ञ थे जिन्होंने सूचीकरण के नियामक सिद्धांतों और उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। इन उपसूत्रों के प्रतिपादन, नियमबद्धता, परीक्षण और परिपालन करने में डॉक्टर रंगनाथन का अथक प्रयास रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पुस्तकालय सूचीकरण का व्यावहारिक प्रयोग सैद्धांतिक आधारों पर किया जाना, इसकी प्रविधियों के अनुसरण से एक रूपता एवं साम्यता स्थापित कर पाना संभव हो सका है। इससे स्पष्ट है कि सूचीकरण के नियामक सिद्धांत का से सूचीकरण प्रक्रिया में विशिष्ट सिद्धांतों का प्रयोग करना है। वास्तव में सूचीकरण के उपसूत्र वे मौलिक सिद्धांत एवं नियम हैं जो सूची संहिताओं के निर्माण और नियमों को सिद्धांतबद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं तथा सूचीकरण को उस अवस्था में मार्गदर्शन एवं नियमों की व्याख्या करने में सहायता करते हैं जब प्रकाशनों के विविध स्वरूपों से कोई विकट एवं विवादास्पद समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूचीकरण के नियामक सिद्धांतों की आवश्यकता, नीड ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। सूचना विस्फोट तथा साहित्य की विविधता के कारण सूचीकरण का कार्य उत्तरोत्तर और भी जटिल होता जा रहा है। प्राय सभी पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ में निहित सूचनाएं समान नहीं होती हैं, साथ ही पुस्तक के विषय में समझना भी अत्यंत कठिन होता है। अतः विभिन्न समस्याओं के कारण सूचीकरण हेतु श्रेष्ठ उपसूत्रों एवं सिद्धांतों की आवश्यकता को और भी प्रबलता के साथ अनुभव किया जाने लगा। 19वीं सदी के मध्यकाल को आधुनिक सूचीकरण का आरंभिक काल माना जाता है। लगभग उस समय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विशेषज्ञों ने निरंतर एक कुशल और उपयोगी सूचीकरण नियमावली विकसित करने तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने के प्रयास किए हैं, परंतु इस क्षेत्र में प्राय सर्वत्र असंतोष, असंगति और अन्य त्रुटियां और सूचीकरण हेतु मौलिक सिद्धांतों और उपसूत्रों के अभाव को समय समय पर व्यक्त किया गया है। आधुनिक समय में प्रत्येक पुस्तकालयों में सूचीकरण को एक अति महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। दूसरे शब्दों में पाठकों के विभिन्न अभिगमों को पूरा करने या संतुष्ट करने में जो सूची के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांतों एवं उपसूत्रों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके सभी सूचीकारों को पुस्तकालयों में संगतता, परिशुद्धता, एक रूपता लाने में समय समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सूचीकरण के नियामक सिद्धांत की उपयोगिता और महत्व। डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने सूचीकरण के अंतर्गत सूची प्रविष्टियों के निर्माण में एक रूपता, साम्यता, सुसंगति और प्रामाणिकता को बनाए रखने के उद्देश्य से सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है। इन उपसूत्रों के उपयोग तथा प्रभाव के क्षेत्र निश्चित हैं। सूची किसी भी पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो पाठकों को उनकी वांछित सूचना सामग्री तक पहुंचाने में सहायता करता है। डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने सूचीकरण को सहायक कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है, जिनकी प्रमुख उपयोगिता और महत्व निम्न है। यह सूचीकारों को प्रसूचीकरण कार्य करने में उचित मार्गदर्शन करता है। इन उपसूत्रों के सहयोग से विभिन्न सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन या आलोचनात्मक अध्ययन एवं समीक्षा की जा सकती है। इन सिद्धांतों के द्वारा सूचीकरण को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सिद्धांतों के द्वारा सूचीकरण की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये सिद्धांत सूचीकरण से संबंधित संहिता या नियमावली के निर्माण में सहायक होते हैं। ये सिद्धांत सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और ये सिद्धांत सूचीकरण कार्य को एक निश्चित आधार प्रदान करते हैं। सूचीकरण के क्षेत्र में ये नियामक सिद्धांत और उपसूत्र भारत की अनुपम देन है। ये अपने समय में बहुत पहले ही निर्मित हो गए थे, अतः बहुत से लोग अभी भी इन सिद्धांतों के महत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आने वाले समय में इनका महत्व सर्वत्र स्वीकार किया जाएगा। सूचीकरण के नियामक सिद्धांत।
सूचीकरण के वे सिद्धांत जो सूची संहिताओं की आवश्यकता पर बल देते हैं तथा न्यूनतम लागत तथा ग्रंथालय को निम्न संगठन तथा पुनः सूचीकरण के लिए निर्देशित करते हैं, उन्हें सामान्य नियामक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। पहले हमें रंगनाथन द्वारा सृजित पद, सूत्र, उपसूत्र और सिद्धांतों को समझना होगा। सूत्र डॉक्टर रंगनाथन के मुख्य विद्या के संदर्भ में प्रयुक्त किसी भी नियम को सूत्र की संज्ञा दी गई है, जैसे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या नियम। उपसूत्र मुख्य विद्या के विभाजन के प्रथम क्रम में उन्होंने उपसूत्र शब्द का उपयोग किया है, जैसे वर्गीकरण के उपसूत्र या सूचीकरण के उपसूत्र। सिद्धांत मुख्य विद्या के विभाजन की द्वितीय क्रम या बाद के क्रमों में हेतु सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे पक्ष या अनुक्रम के सिद्धांत आदि। अब हम यहाँ मात्र सूचीकरण के नियामक सूत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। ये सिद्धांत सूची संहिताओं की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हैं, जो निम्न है। नंबर 1, अर्थ निर्णय का सूत्र। इस नियम से तात्पर्य प्रसिद्ध न्याय कोश में सन्निहित 1008 अर्थ निर्णय के सूत्रों से है। डॉक्टर रंगनाथन का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार न्यायालय में किसी विवाद को सुलझाने में न्याय कोश में प्रस्तुत अर्थ निर्णय के सूत्र न्याय करने में न्यायाधीश की सहायता करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रसूचीकरण के क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी विवाद को सुलझाने में सूची संहिता में दिए गए सूत्र सूचीकार की सहायता करते हैं। न्याय के लिए किसी भी नियम का पहले अर्थ समझा जाता है, उसके बाद निर्णय दिया जाता है, इसलिए इसे अर्थ निर्णय के सिद्धांत कहते हैं। चूँकि सूची संहिता में इन सूत्रों का न्याय कोश के अर्थ निर्णय के सिद्धांतों की तरह उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्थ निर्णय के सूत्र कहते हैं। इसके अनुसार उत्तर काल में निर्मित नियम प्रभावी होगा, अर्थात नवीन नियम को प्रामाणिक माना जाएगा। निष्पक्षता का सूत्र। डॉक्टर रंगनाथन का यह सूत्र निर्देश देता है कि यदि प्रविष्टि बनाते समय शीर्षक के रूप में प्रयुक्त होने के लिए 2 या 2 से अधिक शीर्षक दावेदार हों, तो उनको निष्पक्ष रूप से पर्याप्त आधार पर ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि स्वेच्छा के आधार पर। जैसे किसी पुस्तक के 2 लेखक हैं, तो उन सभी को ही समान महत्व दिया जाना चाहिए। यदि शीर्षक अनुच्छेद में लिखना है तो सभी का नाम आना चाहिए। इसी प्रकार यदि पुस्तक ने कई ग्रंथमालाओं में स्थान प्राप्त किया है, तो सभी पुस्तक मालाओं के मुख्य प्रविष्टि में टिप्पणी अनुच्छेद में लिखना चाहिए तथा ग्रंथमाला से इतर प्रविष्टियां भी निर्मित करनी चाहिए। CCC और ACR2 किसी पुस्तक के 2 लेखक होने पर CCC में दोनों ही नामों को मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद में अंकित करने और दोनों नामों से ही इतर प्रविष्टि निर्मित करने का निर्देश है। अतः पुराने संग्रह में से वे ग्रंथ जो उपयोगी हों, जिनकी मांग उपयोगकर्ताओं द्वारा की जाती है, उनका पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः सूचीकरण करना चाहिए तथा इन पुस्तकों को नवीन संकलन के साथ एकत्रित करना चाहिए तथा इनकी प्रविष्टियां भी नवीन संकलन की सूची के साथ रखनी चाहिए। पुराने पुस्तकों को उनके उपयोग कम होता है, उन्हें अलग ही व्यवस्थित कर देना चाहिए तथा सूची भी अलग ही रखनी चाहिए तथा जिन पुस्तकों का उपयोगकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है, उन्हें मूर्त संकलन के रूप में अलग कर देना चाहिए। साथ ही साथ इनके सूची पत्रक भी निकाल देने चाहिए। स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। यह सिद्धांत सूची संहिता से संबंधित है। कोई भी सूची संहिता स्थानीय विभिन्नता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, विशेषकर उस दशा में जब असंख्य प्रकार एवं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशनों का उत्पादन दिन प्रतिदिन हो रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संहिता की कल्पना को साकार करना है, तो उसका एकमात्र समाधान है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार 4 स्तरों की सूची संहिताओं को स्वीकार किया जा सकता है: अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, भाषा विषयक और स्थानीय सूची संहिता। लिपि।
यदि लिपि ले तो रोमन लिपि में बड़े अक्षर 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, बड़े छोटे, परंतु भारत की देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अतः समान नियमों से दोनों लिपियों में लिखना। नाम, इसी प्रकार स्थानीय भिन्नता के कारण व्यक्तिगत नामों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्मित करना संभव नहीं है। उनमें भी स्थानीय भिन्नता होती है। उनके नाम में एक शब्द को प्रविष्टि शब्द बनाया जाता है, जैसे रंगनाथन SR, परंतु बहुत से नामों में सेन गुप्ता, राय चौधरी, दास गुप्ता आदि नामों से 2 शब्दों की प्रविष्टि शब्द बनाना पड़ता है। अनेक नामों में कुल नाम नहीं होते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अतः पूरे नाम को ही प्रविष्टि शब्द बनाना पड़ता है। लिप्यांतरण, साधारणतः प्रविष्टि में शीर्षक, अनुच्छेद, व्यक्तियों, संस्थाओं या भौगोलिक इकाइयों के नाम दिए जाते हैं, इनका अनुवाद नहीं किया जाता, अपितु लिपि का अंतरण, जिसको हम कहते हैं लिप्यांतरण, लिपि का अंतरण किया जाता है। इस हेतु भी प्रत्येक भाषा तथा लिपि में भिन्नता होना स्वाभाविक है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए हैं, जैसा कि हम पहले कुछ आई थिंक 106 में भी ये पढ़ के आ चुके हैं और 107 में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो देख लीजिए वही हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है, वही सब सूत्र हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्जाम्स के लिए। अब देख लीजिए 106 में भी आ गया था और 103 में भी इंक्लूड किया गया है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो इजी भी है, याद करना टफ नहीं है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी है, समझना बहुत आसान है इसको। तो चलिए, आई होप ये आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत सारे कंटेंट दिया है हमने, बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करेंगे, और क्योंकि आई थिंक 103 का जो यूनिट 3 है उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, तो उसके साथ 4 को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम की शॉर्टेज है, एग्ज़ाम पास में है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।